हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स के सेकेंड टॉपिक की, जो कि है इंटीग्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। वहाँ पर भी मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, ये तीनों टॉपिक हमको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब का यूज़ हर चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इसे समझना, नहीं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगी, कहीं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। इसको ध्यान से समझना। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखा है वो अभी जाकर देखो, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फिर ये वाला वीडियो आप कंटिन्यू करो। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एकदम फंडामेंटल से समझेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलो एकदम बेसिक से समझते हैं। लिखवाने का काम मैं बाद में करूंगा, पहले समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको मैंने एक ट्रायंगल दिया, एक सर्किल दिया, एक रेक्टेंगल दिया और मैंने बोला कि इन सब का एरिया आपको निकालना है। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के केस में हाफ बेस इनटू हाइट, सर्किल के केस में होता है पाई आर स्क्वायर जहाँ आर रेडियस है, और रेक्टेंगल के केस में एल इंटू बी। तो इन सभी का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं ईजिली। अब अगर मैं एक एरिया इस तरीके से दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई ग्राफ गया है, मान लो ये कोई फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैंने बोल दिया a से b, यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर b है। मैंने बोल दिया कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, आप इसको कैलकुलेट करो। देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो फिर रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब इस केस में आप एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसी को निकालने के लिए जिस टूल का यूज हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन कैसे एरिया निकालता है उसकी बात में करेंगे, पर यहां पर ये चीज समझना आप कि इसी के एरिया को निकालने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन इसके एरिया को निकाल कैसे देता है। तो ध्यान से देखना। मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है? x का एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो कि कुछ इस तरीके से बन रहा है। जिन लोगों को फंक्शन नहीं पता है बहुत बुरी बात है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये एक फंक्शन है। या y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x प्लस 20x प्लस 5/10, जो कुछ भी हो, 5/10x, ये भी एक फंक्शन है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? x की वैल्यू हम पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं तो y मिलता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में अगर x की वैल्यू को हम लोग 0 पुट करेंगे तो y कितना मिल जाएगा? y 5 मिल जाएगा। x की वैल्यू को अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो भी y कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ऐसे ही कुछ और वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करते हैं और y हमें मिलता है। सिंपल, ये चीज हमें समझ में आती है। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? y हमारा x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, हमें निकालना है, मान लो यहां पर a है, ये b है। हमें इस एरिया को निकालना है, इस एरिया को निकालना है। भी इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? x डालने पे y मिलता है, x अगर पुट करेंगे तो y मिलेगा। अच्छा, y की वैल्यू रिप्रेजेंट कहाँ से होती है? इसी हाइट से होती है ना। ये है हमारा y और ये है हमारा x। तो हम क्या करते हैं? एक रैंडम x पुट करते हैं। चलो, मैंने x डिस्टेंस पे गया तो वहां पर मुझे जो y मिला वो क्या मिला? ये मिला, ये y मिला। अब मैं क्या करता हूं? मैं इसी में थोड़ा सा dx और पुट करूंगा, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी। मैंने एक बार तो x पुट किया और दूसरी बार x प्लस dx पुट किया, प्लस dx। तो देखो यहां पर अब की बार वैल्यू जो हमें मिलेगी
वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, थोड़ी सी अलग है y से। देखो पहले थोड़ा सा कम मिल रहा था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा, पर ये चेंज ना के बराबर है, ये चेंज ना के बराबर है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई फंक्शन है तो x पुट करने पे हमें y मिलता है, यानी y डिपेंड करता है कि x कितना है। अब dx हमने ज़्यादा पुट कर दिया, तो dx क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो अगर लगभग x में चेंज ना के बराबर हुआ है, भाई पहले x ये था, अभी x ये है, थोड़ा सा बढ़ गया है dx, तो y में भी जो चेंज आएगा लगभग ना के बराबर होगा ना। एक चीज और, ये तो मैंने दिखाने के लिए dx इतना बड़ा बना दिया है, लगभग उसी पॉइंट पे है, तो y भी लगभग उतना ही हाइट का होगा। जिनको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक एग्जांपल और लो। चाय पीते हैं, मान लो 4 लोगों का चाय बन रहा है, उसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाली, तो जो मिठास है, और एक दूसरा लड़का बना रहा है, उसने भी 4 कप चाय में 4 चम्मच चीनी डाली और एक दाना, एक ग्रेन और डाल दिया, ठीक है, चीनी का, शुगर का एक ग्रेन और डाल दिया। क्या मिठास में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना, प्रैक्टिकली नहीं आएगा, क्योंकि उस 4 चम्मच के रिस्पेक्ट में एक ग्रेन क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक इसी तरीके से x हमने पुट किया था तो हमें y मिला था, x में अगर dx और बढ़ा देते हैं, dx ना के बराबर है, तो dx अगर ना के बराबर वैल्यू चेंज करेंगे तो y में भी ये जो चेंज आ रहा है ये ना के बराबर होगा, लगभग ये दोनों हाइट बराबर होगी, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर रख के दिखाता हूं, देखो वहां पर आपको दिख रहा था कि ज्यादा है, क्योंकि और करीब हम लोग बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, पर ये दोनों लाइंस लगभग सटी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसको हम लेंगे y में लगभग कोई चेंज नहीं आया है। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिप की लेंथ है dx। क्या इसके एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि भाई ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, dx हमारी लेंथ और y हमारी विड्थ हो गई, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे y इंटू dx, ठीक है, ये आ गया y इंटू dx। अब एक चीज समझना, मैं यहां से y हटा रहा हूं जो लिखा है समझाने के लिए। अगर मैं ऐसी ही एक स्ट्रिप यहां पर भी ले लूं, ऐसी एक स्ट्रिप यहां पर ले लूं, यहां पर ले लूं, यहां पर, कहने का मतलब ये जो एरिया था, ऐसे हम हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड कर दें और सबके एरिया को लिख के आपस में जोड़ दें, तो क्या ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा? ये चीज समझ में आती है? ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y dx इस स्ट्रिप का एरिया है, यहां पर जो मैंने बनाया था, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल टूल को बुलाएंगे और बोलेंगे कि बेटा यही काम तुम कहां से कहां तक कर डालो, a से b तक करके जोड़ दो। ये स्पेशल टूल ही क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करेगा क्या, हमने दिखाया कि मैंने निकाला है एक स्ट्रिप का एरिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और a से b, तो इंटीग्रेशन यही काम जो हमने किया है वो a से बीच में कर देगा उन सारी स्ट्रिप्स के साथ और करके सबको जोड़ देगा। तो जोड़ देगा तो हमें मिल क्या जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के नीचे का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा गिवन लिमिट्स के बीच में, ठीक है। आप सिंपली यूं समझो कि इस एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। सो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन लिमिट्स। ये जो मैंने ए और बी लिखा है ये लिमिट है, ठीक है। तो अभी तक बेसिकली हमें इतनी चीज समझ में आई कि इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। क्लास 12th में जिन लोगों ने मैथ्स लिया है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ये आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाला है। तो चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ सिंपल वे में। तो देखो इंटीग्रेशन करता क्या है। इंटीग्रेशन आप लिख लेना, हमने क्या करा है, हमने छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ा है ताकि हमें पूरा पार्ट मिल सके। तो हम लोग लिखेंगे इट एड्स अप स्मॉल पार्ट्स टू गेट होल। देखो हम लोग यहां पर ये भी लिख सकते थे इट इज यूज टू फाइंड एरिया, एरिया निकालने के लिए। पर क्या है कि इसका यूज सिर्फ एरिया निकालने के लिए नहीं है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ों में यूज़ होगा, जहाँ पर हम लोग किसी छोटे पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के हम लोग कोई बड़ी चीज़ निकालेंगे। फिर वो मास हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपली इसका मतलब है ये छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के पूरा जो होल है उसे निकालता है। डिफरेंशिएशन क्या करता था, इस चीज़ को समझना। डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी एक बड़े कर्व का बहुत छोटा सा हिस्सा लेके उसका स्लोप निकालते थे ना, हम लोग बोलते थे dy/dx। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये समझो, ये किसी बड़े कर्व का बहुत छोटा सा हिस्सा करता था। तो डिफरेंशिएशन हमारा होता है इट ब्रेक्स होल into small parts। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पर मैं दोबारा जिक्र क्यों कर रहा हूं, ताकि आप समझ सको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। देखो प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ी चीज़ अचीव करते हैं। डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालते हैं किसी कर्व का, अगर सिंपल भाषा में बोले तो। और ये भी बोल सकते हैं कि ये किसी बड़े कर्व के बहुत छोटे टुकड़े को दिखाता है, उसके स्लोप को दिखाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलों को मैं डिस्कस करूंगा, फॉर्मूले लिखाऊंगा भी और फिर समझाऊंगा भी, दिखा के यहाँ पर कि किस तरीके से एरिया निकालेंगे, किस तरीके से कई सारी और चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक वैल्यू है उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो दूसरी वैल्यू मिली, तो अगर दूसरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वापस से पुरानी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ, कुछ ध्यान से देखना। जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, अभी हो सकता है यहाँ आपको समझ में ना आए, तो लेक्चर के एंड तक जरूर देखना, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c क्या है, c है कांस्टेंट। चलो इस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का होता था x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। सो x टू द पावर n+1 यानी कि 2+1 अपॉन 2+1। यहां से वैल्यू क्या आ गई, x टू द पावर 3/3। ठीक है, प्लस c। ये c क्यों आ रहा है इसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, अभी के लिए आप इसको लिख देना, ये c ये कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, √x टू द पावर 4 ले लेंगे। अब मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा, तो x टू द पावर 4+1 यानी 5 अपॉन में 5, ये वैल्यू आ गई। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ √x
dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 dx। यहाँ से आ गया x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सो x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। एक और एग्जांपल लो, यहां से अगला फॉर्मूला भी बनेगा, उस चीज को भी देखना। अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स टू द पावर -1 या 1/x dx, 1/x dx, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू 1/x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 dx। अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो क्या आएगा, x टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन में भी -1 प्लस 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 0 अपॉन 0। ठीक है, अभी x टू द पावर 0 क्या होता है, 1/0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो यूं समझना, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखना कि 1/x का, ये 1/0 के फॉर्म में आ रहा है ना, तो याद रखना ये फॉर्मूला हर जगह तो यूज होगा, लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसका हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1/x dx की वैल्यू कितनी होती है, log x। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d/dx। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। अभी समझ आएगा कि c मैं बार बार क्यों लगा रहा हूं। चलो, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया हमारा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला भी आप कॉपी कर लो। अगर कांस्टेंट टर्म है x टू द पावर n के साथ, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाता था, इंटीग्रेशन में भी इसको एज इट इज बाहर बिठा देंगे। सो कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx के x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ ये आ गया dx। ये मैं बार बार dx क्यों लगा रहा हूँ, अभी आपको ये भी पता चलेगा। 4x³, सो 4 को आप बाहर निकाल लो, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। सो 4x टू द पावर 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c, यानी x टू द पावर 4 प्लस c। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 5/2 प्लस बस dx। सो 3 बाहर चला जाएगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7/2 अपॉन में 7/2। 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, हाँ, प्लस c। अब बात करते हैं कि यहां पर बार बार c आ क्यों रहा है, यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये क्यों आ रहा है। तो ध्यान से समझना, मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो, मैं ले रहा हूं मान लो x² या x³ को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ एक क्वांटिटी है जिसको मैं पहले डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, 3x² आ गया। यानी ये जो मिला है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो वापस से हमें क्या मिल जाना चाहिए, हमको मिल जाना चाहिए x³। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। तो देखो 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर चला जाएगा, x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, x³ आ गया, x³ आ गया, तो सही है। लेकिन अगर मैं यहां पर किया होता d/dx ऑफ x² प्लस 10,
सॉरी एक्स क्यूब प्लस 10। तो इस केस में डिफरेंशिएशन क्या आता, एक्स क्यूब का तो डिफरेंशिएशन आता 3x स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन आता 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते तो भी एक्स क्यूब ही आता। ठीक है, जबकि दोनों केसेस अलग अलग थे। पहले एक्स क्यूब अकेला था, अभी एक्स क्यूब 10 के साथ है, यानी अगर 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब मिल रहा है। तो हमें नहीं पता कि साथ में वो वैल्यू थी कौन सी, क्योंकि यहाँ चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, सारे कांस्टेंट टर्म तो 0 ही हो जाने हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। कहने का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है कि रहा हो सकता है कि ना रहा हो, वो अलग की बात है, पर सी लिख देते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है कि रहा हो। तो इसीलिए ये सी लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी हम लिमिट्स नहीं लगाते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा है, इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसे याद रखना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग सी क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो आप लिख लेना। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई टू द पावर एक्स ही होता था। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी हमारा ई टू द पावर एक्स ही होगा। बस यहां पर आ जाएगा प्लस सी। कोई छूट तो नहीं रहा। हाँ, अगर कभी सिंपली आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा है, तो अगर जहां कुछ नहीं लिखा वहां पर उसका मतलब क्या है, 1 है। इसको आप ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, डी एक्स। सो अब फॉर्मूला लगाओ आप ये वाला, तो x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। सो x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, तो ये आ गया x प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन, dx का। तो सिंपली आप यूं याद रखो कि d और ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा x। ये शॉर्ट के लिए है, ये है स्टेप्स हमारे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं, उनको आपको समझना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर a का डिफरेंशिएशन b था तो b का इंटीग्रेशन a होगा। ठीक है, अपोजिट है। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कुछ यहाँ पर फॉर्मूला जब करवाया था डिफरेंशिएशन, तो मैंने लिखा था कि d बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता था, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये हो जाएगा sin x प्लस c। इसी तरीके से देखो, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता था, मैं d बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x। चलो लिख ही देता हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था। अगर माइनस को मैं इस साइड रखूँ तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x है, कह सकते हैं। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो फिर आप अगर कभी भूलोगे भी तो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से आप डिराइव कर लोगे। 8वां है tan x का लेते हैं, साइन कॉस। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d बाई डी एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x।
tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा। सो इसे लिख लेना, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x। ठीक है, साइन कॉस tan हो गया। कोसेक का डिफरेंशिएशन, अब मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँगा, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस को इस साइड लेके आए तो माइनस कोसेक x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कॉट x का होता है माइनस कोसेक x, ऊपर भी प्लस सी रहेगा और नीचे भी प्लस सी। ठीक है, sec x का sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, एक चीज और यहां भी dx लगा लेना, sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sec x प्लस सी। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, इसका हो जाएगा माइनस cot x। ठीक है, ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए, सारे तो नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं और भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन फिजिक्स के लिए इतने मोर देन सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बेसिकली यही 3-4 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी के नीचे तो मैंने डिफरेंशिएशन वाले से डिराइव किए हैं, आप भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की, फिर मैं एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा, मैं एरिया निकाल के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अलजेब्रा से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स हों, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करो, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 तो कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि x क्यूब, प्लस c लिख देते थे, ये इनडेफिनिट होता था। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, लिमिट 0 to 2, अभी ये क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब लिमिट लग जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से c हटाते हैं और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। जो लिमिट्स हैं पहले सॉल्व होने के बाद 0 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ, 2 है, और ऐसे ही यहाँ पर 0 को यहाँ, 2 को यहाँ। ये है हमारी अपर लिमिट और ये है हमारी लोअर लिमिट। सो जब हमने सॉल्व कर लिया तो याद रखना है एक चीज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो एक्स क्यूब है, अब पहले अपर लिमिट, एक्स की जगह पे अपर लिमिट वाली वैल्यू को पुट करेंगे, सो 2 क्यूब, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट वाली वैल्यू को पुट करेंगे। सो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यह है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक और सॉल्व कर लेते हैं। ले लो, सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
dx 6 10, ये चीज़ मैंने लिख दिया। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सभी को पता है log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। अब इंटीग्रेट तो हमने कर दिया, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट्स राइट साइड में आ जाएंगी, यहाँ नीचे 6 आ गया, यहाँ ऊपर 10 आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट को पुट करो, x की जगह पे अगर 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा log 10, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो log 6। अभी ये क्या है, log a माइनस log b है। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली यहाँ पर अगर कोई बड़ा सा फंक्शन दे दें, जैसे इंटीग्रेट करने को बोल दें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, अब की बार फंक्शन क्या है, बड़ा है। इससे पहले एक्स स्क्वायर पढ़ते थे, 1/x पढ़ते थे, छोटे छोटे फंक्शन पढ़ते थे, अभी फंक्शन बड़ा है। तो जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे उसी हिसाब से यहाँ हमें करना है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो इंटीग्रेशन है वो dx है, सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसके साथ किया तो एक्स क्यूब और dx भी आया तो dx, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर dx भी आया तो ये हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। सो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा x टू द पावर 4/4 माइनस 2, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3/3 प्लस 5 अकेला है तो 5 dx का क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो 5 का हो जाएगा 5x प्लस c लगाना है आपको क्योंकि c कांस्टेंट है, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। एक और देखते हैं डेफिनेट का भी एग्जांपल। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, लिमिट दे दिया है 2 to 4, हमें ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो इंटीग्रेट करेंगे 3x स्क्वायर dx, चलो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 6 कांस्टेंट है, x टू द पावर 1 का हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब कि 2, प्लस 2 कांस्टेंट है तो हो जाएगा 2x। इसे मैंने शॉर्ट में कर दिया, आपको भी शॉर्ट में करने की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी हमें सीखना है। प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिमिट्स राइट साइड में आ जाएंगी 2 और 4। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, सो ये हमारा आ गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो जब अपर लिमिट पुट करेंगे, ध्यान से देखना, कर्ली ब्रैकेट भी लगा लिया, तो जब x की वैल्यू 4 थी, सो 4 का क्यूब प्लस 3, जब 4 पुट करेंगे इस फंक्शन में, सो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, ये क्या है, ये है अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस का साइन लगा के एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 64 हो जाएगा प्लस ये 48 हो जाएगा प्लस 8, माइनस का साइन लगा के अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू हो जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होते हैं, हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भी सीख लिया, फिजिक्स के लिए इतना सफिशियंट है। अब चलो मैं आपको एप्लीकेशन भी करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, रब कर रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहला मैं एरिया निकाल के दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले एरिया की ही बात की थी। एक कोई ग्राफ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया y इक्वल टू, सिंपल लेता हूं मैं 3x²। ये एक ग्राफ है जो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। y इक्वल टू 3x², ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमसे पूछ लिया कि फाइंड एरिया बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूंगा। हम x डिस्टेंस पे जाते थे, और जब x पे जाते थे तो हमें y हाइट कितनी मिलती थी, हमें y मिलती थी। फिर हम dx और जाते थे, dx और जाने पे हाइट क्या मिलती थी, y ही मिलती थी। ये जो चेंज आपको दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई सके। ये लाइंस लगभग चिपकी हुई हैं, x में लगभग ना का बराबर चेंज आया है, x में लगभग अगर ना का बराबर चेंज आया है तो y भी लगभग सेम ही होगा। तो इस स्ट्रिप को जब मैं उतार के यहाँ पे बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये y है, ये dx है। और अगर ऐसी ही सारी स्ट्रिप्स को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि y इंटू डी एक्स, इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं लिमिट a से b तक, तो ये क्या निकल आएगा, पूरे का पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब वही काम हमें यहाँ पर करना है। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y dx। अब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। यही होगा इस कर्व का एरिया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। तो चलो y की वैल्यू पुट करते हैं, 3x² dx पहले से था 1 से 3। अभी आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जब मैं फॉर्मूला लिखा रहा था तो मैंने हर जगह पे dx क्यों रखा था, यहाँ पर x⁴n रखा, k रखा, डिफरेंट चीज़ें रखी, लेकिन लास्ट में मैंने dx लगाया था हर जगह क्योंकि मिलेगा आपको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 बाहर चला जाएगा, x² का डेफिनेशन हो जाएगा x³ 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 1, यानी 26² यूनिट। यूनिट नहीं दी गई है तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 26² यूनिट। ये इस एरिया की वैल्यू है। ठीक है, अब चलो एक मैं थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसको भी समझने की कोशिश करना। वहाँ पर भी एरिया निकालेंगे पर ऐसे ग्राफ बना के नहीं निकालेंगे। हम सभी को पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। उसको डेराइव करेंगे किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से। सेकंड है डेराइव एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो ये फंडामेंटल है, ये आसान है, मैं एग्जांपल आसान ले रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया कि एलिमेंट कैसे लेते हैं फिर इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो भले लेंदी लग सकता है बट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो चलो ये है एक सर्किल, चलो एक्सिस भी बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें इसका एरिया निकालना है। देखो इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, ये पूरे का पूरा यही तो एरिया है। हम क्या करेंगे,
किसी एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे, किसी एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे और वहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है ये पूरे का पूरा एरिया। इंटीग्रेशन करता क्या है, हम कुछ करके उसे दिखाते हैं, कोई छोटा सा एलिमेंट, फिर बोलते हैं कि अब तुम यही काम यहाँ से यहाँ तक करके जोड़ दो, ठीक है। तो ये लिया हमने एक सर्किल छोटा सा किसी भी रैंडम डिस्टेंस r पे। अब आप इसको मानो कि ये धागे का है, ये धागे का है, कैंची से कट करो और इसको फैला दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी, इस धागे की लेंथ इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी ना, ये तो हम सभी को पता है, यानी कि इसकी लेंथ होगी 2 पाई r, इसकी लेंथ है 2 पाई r। अब अगर इसी में हम लोग थोड़ी सी थिकनेस दे दें, अभी तो ये सिर्फ एक लाइन है, इसके पास कोई भी थिकनेस नहीं है, हम क्या करें, ये r था रेडियस, इसी में थोड़ा सा dr, इसको थोड़ा थिक बना दें, तो इसकी थिकनेस मैंने कितनी ले ली, ये है dr, थिकनेस है dr, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया। तो अभी देखो, अब ये क्या हो गया, अब ये एक स्ट्रिप हो गई, धागे को कट करके जैसे मैंने यहाँ पर फैलाया था। अब क्या करो, आप उसी को वापस से रख दो, तो जब हमने रखा तो अभी भी इसी तरीके से आएगा, लेकिन हल्की सी इसमें क्या होगी, थिकनेस होगी। देखो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप यूँ समझना कि अब यहाँ पर इसमें मोटाई आ गई है, थोड़ी सी थिकनेस। अच्छा देखो, ये जो एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, हम लोग बोलेंगे इसका एरिया है 2 पाई r, सॉरी इसको dx मत लो, इसको dr लो। ये भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्या लिया है, r लिया है। सो अगर x लेना चाहते हो, x से पढ़े हो तो x ले लो। सो ये भी x है, ये भी x, सो 2 पाई x हो जाएगा, पता नहीं से चल क्यों नहीं रहा, 2 पाई x dx। ये 2 पाई x dx क्या है, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया है, और ये स्ट्रिप कितनी है, बहुत ज़्यादा पतली है। तो जब बहुत ज़्यादा पतली है तो एरिया भी तो बहुत ज़्यादा कम होगा ना, एरिया भी क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा, एरिया भी बहुत ज़्यादा कम। क्या किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हमें इस पूरे बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम x डिस्टेंस पे गए, कोई भी एक रैंडम सा डिस्टेंस है, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, उस सर्किल को आप धागे का मानो, उसको मैंने कट करके यहाँ पर फैला लिया, तो जो उसकी लेंथ आई है वो कितनी है, 2 पाई x, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है। अब उस धागे के पास कोई मोटाई नहीं थी, तो हमने क्या किया, मान लिया कि अगर उसे थोड़ा सा dx मोटा कर दें, तो dx मोटा करते ही अब उसके पास क्या है, एरिया है, क्योंकि अब वो रेक्टेंगल बन गया है। वो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ है 2 पाई x, ब्रेथ है हमारा dx। सो ये है इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया। अब इस स्ट्रिप को जैसे आपने उठाया था वैसे ही आप लगा दो, तो ये वापस से यहाँ फिट हो गई है, लेकिन इसके पास अपनी खुद की थिकनेस है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस सर्किल में हजारों लाखों स्ट्रिप्स बिठा दें, यहाँ एक छोटी सी स्ट्रिप है, उससे बाहर एक स्ट्रिप है, उससे बाहर एक स्ट्रिप है, ऐसे ही करते करते स्ट्रिप्स हैं, ऐसे ही अगर सबका एरिया निकाल के जोड़ लें तो क्या ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा, पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। ये चीज़ हमको पता है, तो हम जान लें कि भाई हमें पूरा एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस एरिया को, ये जो काम हमने किया है 2 पाई x dx, इस स्ट्रिप का एरिया निकाला है, यही काम इंटीग्रेशन को देना पड़ेगा कि ये काम तुम यहाँ से यहाँ तक कर डालो, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रिंग्स ऐसी बन रही हो सबके एरिया को निकाल के जोड़ दो। सो इंटीग्रेशन को हमने बुलाया और बोला x इक्वल टू 0 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करना है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कहाँ तक, r तक, x इक्वल टू r तक ये काम कर डालो। तो चलो अब देखते हैं हमारा क्या निकल आएगा, एरिया। सो 2 पाई क्या है, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और x की वैल्यू कितनी आई है, x टू द पावर 1 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से r है, सो 0 टू r
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो पाई एक्स की वैल्यू आर पुट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस पाई 0 स्क्वायर। सो ये हो जाएगी पूरी वैल्यू 0, हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, सो यहां से हमें समझ में आ गया कि किसी भी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। पहले भी हमें फॉर्मूला पता था, पर इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसकी बात हमने कर ली। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना भूल गया था और उसे मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि आप इंटीग्रेट करो साइन एक्स को, तो साइन एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा के रखा है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना इस 3x को आपको x मान के सॉल्व करना है। तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x। लेकिन यहां x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट आया है उसे यहां पर डिवीजन में बाहर निकाल देंगे, यानी 1/3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे cos 4x dx। सो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो sin x होता था, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, लेकिन इंटीग्रेशन sin x होता है। सो cos 4x का हो जाएगा sin 4x, लेकिन 4 से फिर डिवाइड कर देंगे। अब इसका रीजन समझो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखो, जब डिफरेंशिएशन करते थे कि डी बाई डी एक्स साइन 3x, तो डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, पहले साइन का क्या करते थे, साइन का करते थे cos 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन करते थे, तो 3 यहां बाहर निकल आता था, 3 यहां बाहर निकल आता था। ये चेन रूल के अंदर हमने पढ़ा था। अगर सिंपली बात करें तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ रहा है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर यहां मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ रहा है तो फिर यहां पर डिवीजन में बाहर आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन में डिवीजन में बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको डिफरेंशिएट करके भी चेक करें तो भी हमारी वैल्यू यही आएगी। जैसे देख लो आप, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स साइन 4x/4, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/4 तो बाहर चला जाएगा, और साइन 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे चेन रूल का यूज़ करके, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, cos 4x। ठीक है, तो cos 4x को इंटीग्रेट किया तो ये हमें मिला था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को तो हमें वापस से cos 4x मिल जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो डिफरेंशिएशन के केस में वो बाहर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में वो डिवीजन के फॉर्म में बाहर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, e⁻�6x का इंटीग्रेशन करना है। सो इसको आप x की तरीके से ट्रीट करोगे। अब e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, सो e⁻6x का e⁻6x हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो, और ये इंटीग्रेशन है, तो ये बाहर डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 6 डिवीजन में आ जाएगा। एक चीज़ और, हर जगह पे +c हम लोग लगाएंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, आपको लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। इंटीग्रेशन हमने सफिशिएंट पढ़ लिया है, मोर देन एनफ है आपकी फिजिक्स के लिए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंडामेंटल्स एकदम क्लियर करने हैं कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट को लेके इंटीग्रेट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता रहूँगा, जैसा जैसा टॉपिक आएगा वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क है, एक एरिया निकालना है। एक फंक्शन मैंने दे दिया, सपोज दैट y = 4x³ माइनस 6x + 1। ये कोई ग्राफ है और मैंने बोला कि फाइंड एरिया बिटवीन x = -1 to x = 2।
ग्राफ भी बना देता हूँ। ये ग्राफ सही नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। मान लो ये ग्राफ है, तो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 3 तक ये वाला जो एरिया है वो आपको निकालना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो। जो भी सजेशंस लगते हैं, जो भी कमियां लगती हैं कि हाँ इस चीज़ को और बेटर किया जा सकता है, उसको भी आप कमेंट करो, उसका भी स्वागत है। और मैं इम्प्रूव करूँगा, कि कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ और अच्छी क्वालिटी के हों और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।